हेलो स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में अपन ने पढ़ा था आवेशों की साम्य अवस्था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज है उसी साम्य अवस्था से रिलेटेड कुछ बचे हुए शेष न्यूमेरिकल जो अपने को फिर से यहाँ पे करने हैं। आवेशों की साम्य अवस्था के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। किसी आवेश पे लगने वाला नेट फोर्स परिणामी बल यदि शून्य हो तो अपन कह सकते हैं वो आवेश साम्य अवस्था में है, वो आवेश संतुलन की पोजीशन में है, वो आवेश इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। कल मैंने अपने दो न्यूमेरिकल जाने थे और वहाँ एक डिसीजन अपन ने लिया था कि यदि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज पार्टिकल दोनों के बीच में कहीं रखा जाएगा, और ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो तीसरा चार्ज साम्य अवस्था में रखने के लिए अपन लोग उस तरफ रखेंगे जिस तरफ कम परिमाण का चार्ज है, जिस तरफ कम परिमाण का चार्ज है। अब आज का जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार से है कि दो चार्ज पार्टिकल आपके पास है। मान लो जैसे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस का क्यू, दूसरा चार्ज पार्टिकल भी है प्लस का क्यू। दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है, सेम परिमाण और सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आप लोगों ने मान ली r है। आपको कहा गया कि एक तीसरा आवेश है स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू तीसरा आवेश है। इस स्मॉल क्यू तीसरे आवेश को आप लोग कहां रखो, कहां पे रखोगे? कहां रखने का मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे, इस चार्ज पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे, कि आप लोग उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखो कि ये पूरा सिस्टम, अब की बार ये केवल ये आवेश नहीं, अब की बार पूरा सिस्टम ही बैलेंस वाली पोजीशन में हो, पूरा सिस्टम ही संतुलन वाली पोजीशन में हो। ये थोड़ा सा हटके है, पिछले वीडियो के अंदर जो न्यूमेरिकल बताए थे उनसे थोड़ा सा अलग है। अच्छा, यहाँ इनको सेम अपन ने कर लिया, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस कर ही लेते हैं जिससे थोड़ा बेटर रहेगा। अपन लोगों ने इसको कर लिया 2q, ठीक है, और इसको q। तो क्वेश्चन सुनना अपना दोबारा कि दो चार्ज पार्टिकलों का सिस्टम है, प्लस कैपिटल क्यू और प्लस 2q। दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तीसरा चार्ज पार्टिकल स्मॉल q कहां रखा जाए? उस स्मॉल q की नेचर क्या हो, प्रकृति क्या हो, और इस स्मॉल q का परिमाण क्या हो कि पूरा सिस्टम ही संतुलन की अवस्था में हो, कि पूरे सिस्टम में जितने चार्ज पार्टिकल है उन सभी चार्ज पार्टिकलों पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। ये आप लोगों को बताना है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को समझाना है यहाँ पे। तो अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों से यहाँ पे 3 आंसर पूछे जा रहे हैं। पहला है कि इस तीसरे चार्ज पार्टिकल का परिमाण क्या होना चाहिए, तीसरे चार्ज पार्टिकल की प्रकृति क्या हो, और तीसरे चार्ज पार्टिकल की पोजीशन, स्थिति क्या हो। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये चीज आप लोगों से पूछी जा रही है कि तीसरे चार्ज पार्टिकल का परिमाण, प्रकृति और स्थिति क्या हो। ठीक, तो तीसरे चार्ज का परिमाण, प्रकृति और स्थिति अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। और शर्त ये दी है कि ये पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था का मतलब है या 3 चार्ज पार्टिकल है, तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकलों पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल जिस पोजीशन में रखे गए हैं उसी पोजीशन में रखे रहने चाहिए, ठीक है। तो कहाँ रखे, स्थिति बताना है, परिमाण कितना होना चाहिए इसका, और प्रकृति कितनी क्या होनी चाहिए इसकी। ये चीजें आपसे पूछी जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये चीज कंफर्म करो कि इसको दाएं बाएं या बीच में रखे। तो कल मैंने आपको कहा था यदि सेम नेचर के चार्ज है तो बीच में रखना है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इस तीसरे आवेश को दोनों के बीच में रखना है इस लाइन पे, ठीक है। तो मैंने यहां रख दिया इस तीसरे चार्ज को, यहाँ पर इस तीसरे चार्ज को, और माना इससे डिस्टेंस मान लेते हैं x, ओके। इससे डिस्टेंस कितनी मान लिया अपन लोगों ने, x। तो इससे कितनी बच गई, ये डिस्टेंस कितनी बच गई, ये डिस्टेंस बच गई r माइनस का x, r माइनस का x, ये वाली डिस्टेंस बच गई r माइनस का x, ओके। अब आप लोग सबसे पहले तो इसको ये बताना है आप लोगों को कि ये साम्य अवस्था में है तीनों, ठीक है, तीनों साम्य अवस्था में है। तो इस कंडीशन के अंदर लगने वाला
नेट फोर्स 0 होगा। और कहां रखे, पहले तो इसकी स्थिति निकाल लेते अपन लोग पहले, और फिर इसका परिमाण और प्रकृति निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखना आप लोग साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था में इस स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू इधर प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, और इस स्मॉल क्यू पे ये 2q भी इधर प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है। लगा रहा नहीं लगा रहा, ठीक है। तो अब अपन लोग इसके ऊपर बताना है टोटल फोर्स कितना हो गया। तो इसके ऊपर स्मॉल क्यू पर एक तो कैपिटल क्यू फोर्स लगा रहा है, और प्लस स्मॉल क्यू पर 2q वाला भी फोर्स लगा रहा है, और साम्य अवस्था की स्थिति में ये 0 होगा। अब आप लोग इसको उधर ले जाओगे, माइनस में हो जाएगा। तो F स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बराबर F स्मॉल क्यू 2q और माइनस का चिन्ह, परिमाण में दोनों बराबर, तो परिमाण में माइनस का चिन्ह और दिशा हट जाता है, तो दोनों के परिमाण बराबर। तो F स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स बराबर F स्मॉल क्यू और 2q, तो स्मॉल क्यू पर 2q के कारण लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इस स्मॉल क्यू की स्थिति कि इसको कहां रखूं, इससे कितनी डिस्टेंस पे, इससे कितनी डिस्टेंस पे। तो अब दोनों बलों का मान, स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला बल और स्मॉल क्यू पे 2q के कारण लगने वाला बल। तो सबसे पहले मैं इसकी स्थिति याद कर रहा हूं, देखना स्थिति। तो बल है k स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला डिस्टेंस है x का स्क्वायर, और बराबर बल है k स्मॉल क्यू पे 2q के कारण लगने वाला बल, और अपॉन डिस्टेंस है r माइनस x का होल स्क्वायर। करते इसको अपन लोग सोल्व करते हैं। तो k से k, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, ठीक है। अपने को x की वैल्यू याद करनी है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अंडर रूट ले लो यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ आप ऐसे करो कि अंडर रूट में आप लोगों को दिक्कत ना आए, तो आप इसको 4q मान लो 400, जिससे यहाँ अंडर रूट आसानी से आप लोग याद कर सकते। 4q मान लेते हैं 400, तो 4q और 4q वो आपकी सुविधा के लिए, अन्यथा 2q से भी कर लेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4q में सुविधा के लिए जल्दी से आपका सीधा सा न्यूमेरिकल हो जाए। तो अंडर रूट लेते हैं दोनों का, तो 1 अपॉन एक्स बराबर 2 और r माइनस का x, दोनों को क्रॉस गुणा करते हैं अपन लोग, तो 2x बराबर r माइनस का x को इधर ले लेते हैं अपन लोग, तो ये हो गया 3x बराबर r, ठीक है। ये हो गया 3x बराबर r, और यहां सामने रख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये दिखने वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो क्रॉस गुणा करते हैं, तो ये हो गया 2x और बराबर हो गया r माइनस का x, ओके। और अब अपन लोग इसको x को इधर ले लेते हैं, तो x को इधर लेने से ये बन गया 3x और बराबर r, और 3 का भाग दे दिया अपन लोगों ने, तो 3 का भाग दिया, तो ये बन गया x बराबर r अपॉन 3। ये 3 का भाग देने पर बन गया x बराबर r अपॉन 3 बन गया, ठीक है। तो दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे नीचे x बराबर r अपॉन 3, ओके, ठीक है। अब अपन लोगों को निकालनी है इसकी स्थिति को, अपने को पता चल गया कि तीसरा आवेश इस कैपिटल Q से इतनी डिस्टेंस पे होगा, r/3 डिस्टेंस पे होगा। ये तीसरा आवेश इससे r/3 डिस्टेंस पे होगा। अब अपने को ये बताना है कि इस तीसरे आवेश का परिमाण क्या होगा और तीसरे आवेश की प्रकृति क्या होगी, ये चीज अपन लोगों को बतानी है। तो इसने क्वेश्चन वाले ने कहा कि पूरा सिस्टम बैलेंस वाली पोजीशन में है। पूरा सिस्टम का मतलब है ये तीनों आवेशों से मिलकर बना हुआ ये जो निकाय है, ये पूरा सिस्टम है और ये बैलेंस में है। मतलब इस पे लगने वाला कुल फोर्स 0, इस पे भी लगने वाला कुल फोर्स 0, इस पे भी लगने वाला कुल फोर्स 0। इस 4q पर ये दोनों बल लगा रहे हैं, इस स्मॉल q पर ये दोनों बल लगा रहे हैं और इसके ऊपर ये दोनों बल लगा रहे हैं। अब अपने को ये और बताना है कि मैं इसकी प्रकृति क्या लूं, इसको प्लस में लूं कि माइनस में।
ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। इसको प्लस में लिया जाए कि माइनस में, और इसका परिमाण कितना लिया जाए कि ये दोनों भी बैलेंस में हो, मतलब इन दोनों पर भी बल टोटल बल 0 हो। और टोटल बल 0 कब होगा? जब दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखते हैं। तो अब की बार आप लोगों को इन दोनों को साम्य अवस्था में रखने के लिए इस स्मॉल क्यू का परिमाण और प्रकृति बतानी है। तो इन दोनों में से किसी एक को ले लो आप लोग, किसी भी एक को। यदि ये साम्य अवस्था में आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। तो किसी एक को साम्य अवस्था में मान के और आप लोग उसके लिए ये तरीका अप्लाई करो। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, यदि कैपिटल क्यू भी साम्य अवस्था में हो, कैपिटल क्यू भी साम्य अवस्था में हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो यदि कैपिटल क्यू भी साम्य अवस्था में हो तो क्या करेंगे अपन लोग? देखना, कैपिटल क्यू पे दो जने बल लगा रहे, कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू लगाएगा और 4 क्यू लगाएगा, और दोनों के परिमाण आपस में बराबर होने चाहिए, दिशा में क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। तो इस कैपिटल क्यू पर ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू पर एक तो बल लगाएगा स्मॉल क्यू, और एक इस कैपिटल क्यू पर बल लगेगा 4 क्यू के कारण। और यदि कैपिटल क्यू भी साम्य अवस्था में है तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे। और यदि मैं 4 क्यू को लेता हूं तो 4 क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण लगने वाला बल और 4 क्यू पर कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला बल, दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, क्योंकि साम्य अवस्था में पूरे सिस्टम को लेकर चल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सोल्व पढ़ लो। तो बल है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच की डिस्टेंस है x का स्क्वायर, बराबर K कैपिटल Q और गुणा 4Q अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल Q और 4Q के बीच की डिस्टेंस है R, स्मॉल r है। ठीक है, तो स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन लोग इनको काटते हैं। तो K से K, कैपिटल Q से कैपिटल Q, और यहां x का मान रखो आप लोग। तो x का मान अपने पास कितना है? तो x का मान अपने पास आया था r/3। यहां x का मान जो है वो है अपने पास r/3। यहां लिख देता हूं मैं x बराबर r/3। ये अपना x का मान है, तो ये x का मान यहां रखते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं अपन लोग। तो बच गया Q अपॉन x स्क्वायर, तो x की जगह है r/3 का स्क्वायर, और बराबर 4Q अपॉन R स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको अपन लोग, और स्मॉल q का मान और स्मॉल q की अपने को प्रकृति। अच्छा, प्रकृति के लिए यहां पे देखना, सोल्व करते हैं इसको। तो Q अपॉन R का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 ऊपर जाएगा, और अपॉन 4Q अपॉन R का स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 9 को इधर दे दो, तो Q बराबर हो गया 4/9 और कैपिटल Q बराबर ये हो गया। तो आपने जो स्मॉल q लिया है उस स्मॉल q का परिमाण कितना होना चाहिए? 4/9। कितना होना चाहिए? 4/9, क्योंकि अपने को यहाँ क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप लोगों को ये 3 आवेशों का एक निकाय दिया गया है, तीनों आवेशों का ये पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में हो। इसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इसके ऊपर भी टोटल बल 0 होना चाहिए, इसके ऊपर भी टोटल बल 0 होना चाहिए, इसके ऊपर भी टोटल बल 0 होना चाहिए। ठीक है, और टोटल बल 0 करने के लिए आप लोगों ने क्या कर रखा है? यहाँ पे साम्य अवस्था वाला ये जो शर्त है, कंडीशन है, वो आपने लगा दी। अच्छा, अब आपको यहाँ परिमाण भी पूछ लिया स्मॉल क्यू का, आपने परिमाण निकाला 4/9 क्यों। आपसे प्रकृति वो स्थिति पूछी गई, आपने स्थिति बता दिया कि स्मॉल क्यू को इस कैपिटल क्यू से r/3 डिस्टेंस पे रखो, और इससे निकालना है तो फिर r/3 को r में से घटा देंगे अपन लोग। लेकिन अब प्रकृति और बताओ आप लोग, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति यदि मैं यहाँ सदिश रूप में लेके चलता इसको तो अपने आप ही प्रकृति आपके सामने आ जाती, लेकिन मैंने वैसे डायरेक्ट परिमाण लिख के और फिर निकाला है इसका मान, परिमाण ही निकाला है। यदि मैं इसको सदिश रूप में लेके चलता तो आपके सामने आ जाता, लेकिन अपन वैसे ही बता सकते हैं प्रकृति। कैसे? इधर देखना सामने,
इस स्मॉल क्यू को यदि प्लस लेता हूं मैं, समझना आप लोग, स्मॉल क्यू को प्लस लेता हूं तो इस स्मॉल क्यू पर ये 4 क्यू इधर बल लगाएगा और ये प्लस क्यू इधर बल लगाएगा। इस पर तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। लेकिन अब इसको लो, क्योंकि इसने तो कहा है पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, मतलब इस कैपिटल क्यू पर भी दो बल लगेंगे, कैपिटल क्यू पर भी, एक तो स्मॉल क्यू के द्वारा और एक इस 4 क्यू के द्वारा लगेगा। तो इस कैपिटल क्यू पर भी ये स्मॉल क्यू और 4 क्यू द्वारा लगने वाले बल अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। लेकिन यहां देखो, यदि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा और ये पॉजिटिव भी धक्का मारेगा। तो यदि इसको पॉजिटिव लेता हूं तो इसके ऊपर तो दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो टोटल बल उसके ऊपर जीरो हो ही नहीं सकते। इसको भी लेके देख लो, तो यदि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तीसरे आवेश को, तो ये इधर धक्का मार रहा है, वो भी इधर धक्का मार रहा है, तो इस पर भी सेम डायरेक्शन में बल है, अतः इस पर भी जीरो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है ये स्मॉल क्यू तीसरा आवेश पॉजिटिव तो नहीं होगा, इसकी जो नेचर है। फिर क्या लो आप नेगेटिव लेके देखो, तो नेगेटिव लेके देख रहे अपन लोग, इधर देखना, मैं इस तीसरे आवेश को नेगेटिव मान के और फिर इसको समझ रहा हूं क्या ये संतुलन की अवस्था में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा अपना मैटर। तो देखना, ये और ये ठीक है, नेगेटिव मान के चल रहा हूं मैं इसको, नेगेटिव मानते हैं। तो अब देखना इस नेगेटिव पे, पहले इसको देखो, पहले ये खुद बैलेंस में है कि नहीं है, कि इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो आपने देखा ये प्लस क्यों आकर्षित कर रहा है इधर, ओके, तो इसके कारण इधर लग रहा है बल, और ये 4 क्यों भी आकर्षित कर रहा है इधर, इसके कारण इधर लग रहा है। तो इस माइनस क्यू पे एक बल तो उधर लग रहा है आकर्षण का, एक बल इधर लग रहा है आकर्षण का, दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो संतुलन की अवस्था में हो सकता है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेक करो, यदि एक भी हो गया तो फिर ये तीनों के तीनों बैलेंस में है। इसको चेक कर रहा हूं मैं, प्लस क्यू को देखना, इस प्लस क्यू पर ये माइनस क्यू, इस प्लस क्यू पे ये माइनस क्यू आकर्षण का इधर लगा रहा है बल, और जबकि ये 4 क्यू जो प्लस का है वो इस पर इधर प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो देखा आप लोगों ने, इसके ऊपर जब मैंने इस तीसरे आवेश की नेचर नेगेटिव ली, तब इसके ऊपर जो बल लग रहे हैं वो दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। इसके ऊपर भी आप चेक करके देख सकते हो, इस माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन का फोर्स इधर, और जबकि इस प्लस क्यू के कारण प्रतिकर्षण का फोर्स इधर। तो इस माइनस क्यू के कारण भी इस 4 क्यू पर दो विपरीत दिशा में बल लग रहे, एक तो इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। इसका मतलब तीसरा आवेश का जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में बैलेंस नहीं हो सकता, नेगेटिव लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपकी बुक का, कि 2 चार्ज पार्टिकल आपको दे रखे हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में तीसरा चार्ज आपको रखना है, कहां रखे, उस तीसरे चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, उस तीसरे चार्ज का परिमाण क्या होना चाहिए, कि तीनों चार्जों से मिलकर बनाओ जो पूरा सिस्टम है, निकाय है, वो पूरा ही बैलेंस में रहे, मतलब प्रत्येक चार्ज पे लगने वाला फोर्स विपरीत डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का हो, और टोटल फोर्स कितना हो, 0। तो आप लोग कहोगे तीसरे चार्ज का नेचर होना चाहिए माइनस में, परिमाण होना चाहिए 4/9 क्यों, और तीसरे चार्ज की स्थिति होनी चाहिए इस आवेश से कितनी है, r/3, और इस आवेश से यदि निकालनी है तो r माइनस r/3 करोगे आप लोग, तो आपके सामने कितना बच जाएगा, 2r/3। तो ये तीसरा चार्ज इससे तो r/3 दूरी पे होगा और इससे होगा 2r/3। तो ये आपका न्यूमेरिकल। ऐसा ही एक और करते हैं अपन लोग, देखना देखना बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो आप लोग क्या है। आप लोगों को जैसे दे दिया गया 2 चार्ज पार्टिकल है, एक तो दे दिया मैंने
थोड़ा सा ये सेट हो जाए कैमरा आपका। देखो एक चार्ज पार्टिकल तो आपको दे दिया मैंने ये वाला, जैसे ले लो आप लोग 4Q प्लस का, ओके। दूसरा चार्ज पार्टिकल मैंने आपको दे दिया माइनस का 9Q। 20 की डिस्टेंस आपके सामने रख दी मैंने, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखा जाए कि पूरा सिस्टम बैलेंस है। तीसरे चार्ज पार्टिकल को आप लोग कहां पे रखोगे कि पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस है। और तीसरा चार्ज पार्टिकल आपको दे दिया गया स्मॉल q। तीसरा चार्ज पार्टिकल क्या दे दिया गया आप लोगों को, स्मॉल q दे दिया गया तीसरा चार्ज पार्टिकल। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसको कहां रखे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस में हो। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये सोचना है कि यहां दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं कि अपोजिट नेचर के। तो आप लोगों ने देखा यहां दोनों चार्ज अपोजिट नेचर में है। एक तो है माइनस का 9Q है, माइनस का 9Q, और दूसरा है प्लस का 4Q, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को मैंने कहा था यदि अपोजिट नेचर में हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो तीसरे चार्ज पार्टिकल को उधर रखना जिधर कम मान का आवेश है। जिधर कम मान का आवेश है उधर आप लोग तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखना, तो तीसरा चार्ज पार्टिकल बैलेंस वाली पोजीशन में होगा, ठीक है। तो आप लोग तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखोगे, इधर 4Q की तरफ रखोगे, इधर रखोगे, ठीक है। तो ये आपके सामने तीसरा चार्ज पार्टिकल है, स्मॉल q, इसको आपने यहां रख दिया। और माना ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं कुछ भी, जैसे x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ओके। मीटर में लेना है तो मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी है। आप लोगों से पूछ रहा है पूरा सिस्टम बैलेंस वाली पोजीशन में हो, इस कंडीशन में ये कहां रखा जाए, इसकी स्थिति बताओ आप लोग। एक तो आप लोगों को इसकी स्थिति बतानी है, कहां रख रहे। एक आप लोग इसका परिमाण बताओ और एक आप लोग इसकी प्रकृति बताओ, नेचर बताओ, प्रकृति, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है, एक तो प्रकृति और एक परिमाण, और एक आप लोगों को बताना है नेचर कि कहां रखा जाए इस कंडीशन में इसको। तो देखना आप लोग, पहले स्थिति निकालते इसके अपन लोग। तो ये खुद साम्य अवस्था में है, तो खुद साम्य अवस्था में है, पहले तो इसको मान के चलना है कि खुद साम्य अवस्था में स्मॉल q। तो स्मॉल q साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था की पोजीशन में स्मॉल q पे दो बल लग रहे, एक तो 4Q के कारण, एक लग रहा है माइनस 9Q के कारण। तो दोनों बल आपस में आपको बराबर करने हैं। तो स्मॉल q पर एक तो 4Q के कारण लग रहा है, और एक लग रहा है स्मॉल q पर माइनस का 9Q के कारण, माइनस का 9Q के कारण लग रहा है, ठीक है। और आप लोगों को दोनों बल परिमाण में बराबर, साम्य अवस्था में, तो बराबर रख दिया आप लोगों ने। बल का मान K स्मॉल q 4Q अपॉन डिस्टेंस आपने मानी है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर सेंटीमीटर में आपने माना है, तो 10 की घात माइनस 2 रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो 10 की घात माइनस 2 ये मीटर बदल गया, और का स्क्वायर बराबर K स्मॉल q और गुना 9Q, और अपॉन दूरी है इस 9Q से इसकी दूरी है कितनी, x प्लस का 4, तो x प्लस का 4, और सेंटीमीटर में है, मीटर में बना दो तो 10 की घात माइनस 2, और स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर हो गया, 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन लोग, और x का मान निकालते हैं। तो k स्मॉल q कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, ठीक है। इधर क्या बच गया अपने पास, इधर बच गया 4 बटा x स्क्वायर और गुणा 10 की घात माइनस का 4, इधर बच गया अपने पास 9 बटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और गुणा 10 की घात माइनस का 4, 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, दोनों पक्षों का अपन लोग अंडर रूट लेंगे यहाँ पे। तो 4 का अंडर रूट हो गया 2, x स्क्वायर का अंडर रूट हो गया x,
ठीक है, और बराबर 9 का अंडर रूट हो गया 3 और x प्लस 4 का अंडर रूट हो, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, होल स्क्वायर बढ़ेगा अंडर रूट, तो x प्लस का हो गया 4। अब आप लोग दोनों को क्रॉस गुना कर लो यहाँ पे, तो 3 को x से गुना किया तो 3x हो गया, 3 को x से गुना करोगे 3x बराबर आप लोग 2 को x से गुना करो 2x प्लस 2 को 4 से गुना करो तो 4 दूनी 8, 2x को इधर ले लो तो माइनस में हो जाएगा, तो x बचेगा केवल इधर और x बराबर कितना आ गया 8। तो आप लोग है ना, आप लोग इस तीसरे चार्ज को आप लोग इतनी डिस्टेंस पे रखो, x बराबर 8 और x को आपने सेंटीमीटर माना है, तो x बराबर 8 सेंटीमीटर पर आप लोग रखोगे तो ये तीसरा चार्ज पार्टिकल आप लोगों का बैलेंस वाली पोजीशन में होगा। ठीक है, तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो बैलेंस वाली पोजीशन में होगा। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि ये पूरा सिस्टम बैलेंस वाली पोजीशन में हो तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में आप लोग इसका परिमाण क्या मानोगे। बेटा इसको मैं प्लस मान के चल रहा हूं, एक बार प्लस मान के चलेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, माइनस वाला ही चलने दो। ठीक है, अब आप लोग इसका परिमाण बताओ, तो परिमाण के लिए तो परिमाण और निकालना अपन लोगों को इसका परिमाण, तीसरे चार्ज का परिमाण, क्योंकि स्थिति अपन ने बताई थी कि तीसरा चार्ज आप लोग इस वाले चार्ज से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखो, तीसरा चार्ज साम्य अवस्था में होगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम साम्य अवस्था में हो, इसका मतलब है ये भी बैलेंस में हो, इस पे भी टोटल फोर्स 0 हो, इस पे भी टोटल फोर्स 0 हो, इस पे तो अपन लेके चल ही रहे टोटल फोर्स 0। ठीक है, तो बताओ इस तीसरे चार्ज का परिमाण कितना होगा। मैं परिमाण निकाल रहा हूं, फिर इसकी प्रकृति और बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो परिमाण के लिए आप लोगों को क्या करना है कि ये बैलेंस वाले में हो या ये बैलेंस, किसी एक को बैलेंस मान के चल रहा है, किसी एक को मान के चलना है, क्योंकि पूरे सिस्टम को बैलेंस में बोल रही है, तो किसी एक को मान लो। जैसे मैंने 4Q को मान लिया, तो 4Q पे लगने वाले 2 बल निकालो, 4Q पे एक तो ये बल लगा रहा है और 4Q पे एक ये बल लगा रहा है। तो चलो निकालते हैं, F 4Q पर स्मॉल q के कारण लगने वाला बल और F 4Q पर माइनस के 9Q के कारण लगने वाला बल। तो बल बराबर K और फिर Q1 इंटू Q2 और अपॉन 4Q की स्मॉल q से दूरी है x सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर देंगे इसका, इस पूरे का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और बराबर यहां भी K फर्स्ट चार्ज है 4Q, सेकंड चार्ज है 9Q, चार्ज का परिमाण रखना पड़ता है। डिस्टेंस कितनी है 4Q से 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4, तो ये हो गया 16 गुना 10 की घात माइनस का 4 हो गए। ठीक है, ये चीज अपन ने कर ली यहाँ पे। अब जो कट रहे हैं उनको काटते देखना, x से ये 10 की घात माइनस 4 से 10 की घात माइनस 4 कट गया, एक तो एक k से k कट गया, एक कैपिटल Q से कैपिटल वो 4Q से 4Q कट गया। अच्छा, x का मान अपन ने रखा नहीं, x का मान है 8, तो x का मान वहां रखना पड़ेगा अपन लोगों को। ठीक है, मीटर में बदल ही चुके अपन लोग, तो x का मान यहाँ पे रखते हैं, देखना कितना है। तो स्मॉल q अपॉन x बराबर आया है 8 और बराबर 9Q और अपॉन 16, 8 से ये 16 कट गया 2 बार, तो स्मॉल q का परिमाण आ गया 9/2 और कैपिटल Q, ये स्मॉल q का परिमाण। जो तीसरा चार्ज आप ले रहे हो वो तीसरा चार्ज इतने परिमाण का होना चाहिए। अब उसकी प्रकृति और कंफर्म करो, ये तीसरा चार्ज में प्लस का लूं कि माइनस का लूं। यदि आप इसको सदिश रूप में लेके चलोगे ना तो अपने आप प्रकृति आ जाएगी आपके सामने। सदिश रूप में मतलब माइनस का इधर जाए, सदिश रूप में आपको बता रखा है ना मैंने, जैसे इस प्रकार से करते हैं सदिश रूप में, ये वेक्टर प्लस बराबर 0, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो इसके साथ माइनस चलेगा और लास्ट में अपने आप ही माइनस आ जाएगा इसके, क्योंकि ठीक है। और सदिश रूप में नहीं लेके चल रहे हो और वैसे समझना चाहते हो तो अपन लोग वैसे भी इसको समझ सकते हैं। देखना साम, देखना आप लोग, आप इसको यदि प्लस लेते हो, इसको आप यदि प्लस लेते हो तो देखना इस प्लस के कारण 4Q पे उधर धक्का लग रहा है प्रतिकर्षण का, और उस माइनस के कारण इस 4Q को आकर्षित किया जा रहा है उधर ही।
तो मतलब इस 4q पर तो सेम डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो फिर ये 4q का जो टोटल फोर्स है वो जीरो होगा ही नहीं, जुड़ जाएगा। इस स्मॉल q के कारण इधर बल लग रहा है और इस नो q के कारण भी इधर बल लग रहा है आकर्षण का, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा, जुड़ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये प्लस में मतलब आप किस में लो, माइनस में लो। अब देखना माइनस में ले रहा हूं और अब देखना माइनस में, ये माइनस क्यों इस प्लस 4q को अपनी ओर इधर खींचेगा, ओके, और ये माइनस का 9q इस प्लस 4q को अपनी ओर इधर खींचेगा। तो देखो दोनों बल विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक तो इधर खींचा जा रहा है और एक के द्वारा इधर खींचा जा रहा है, ठीक है। और अब इसको भी देखो, क्या ये भी साम्य अवस्था में है? तो मैंने आपको पहले ही कहा यदि एक साम्य अवस्था में आ गया, इन दोनों में से कोई एक साम्य अवस्था में आ गया तो दूसरा भी अपने आप आ जाता है। चेक करके आप लोग देख सकते हो, क्या इसके ऊपर लगने वाले बल अपोजिट डायरेक्शन में है? तो देखते हैं, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी ओर खींच रहा है इधर, और ये माइनस वाला इस माइनस वाले को धक्का मार रहा है इधर। तो इधर देखो इस नो क्यू पर भी दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इस नो क्यू पर एक तो इधर लग रहा है और उस माइनस के कारण इधर लग रहा है, तो नो क्यू भी साम्य अवस्था में होगा और 4q भी साम्य अवस्था में होगा। कब? जब आप तीसरे आवेश को इस 4q से इतनी डिस्टेंस पे रखो, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखो, तीसरे आवेश का परिमाण 9/2q हो, 9/2 और आगे कैपिटल Q, और तीसरे आवेश की नेचर माइनस में हो, तो इस कंडीशन में आप लोगों का पूरा सिस्टम बैलेंस में होगा। और पूरे सिस्टम का बैलेंस होने का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि उस सिस्टम में जितने भी चार्ज है सभी चार्ज का टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। और टोटल फोर्स जीरो कैसे होगा? यदि दो बल लग रहे तो दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में समान होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल 2 मैंने बता दिए। अब तीसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको घर से करना है इनको, ठीक है बेटा। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, करना इसको, लिख लो ये क्वेश्चन तीसरा। और आप इस तीसरे आवेश की प्रकृति है ना, वैसे समझ के भी लिख सकते हो माइनस प्लस, और वैसे मैंने कहा आप सदिश निरूपण से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सदिश रूप में यदि बन लोगे तो अपने आप ही माइनस आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लिख लो, करना जरूर, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तीसरे आवेश का नेचर, उसका परिमाण। चार्ज आपके पास प्लस का 4e, दूसरा चार्ज आपके पास प्लस का e, बीच की डिस्टेंस मैंने आप लोगों को दे दी 16 सेंटीमीटर। तीसरा चार्ज है कैपिटल Q। कहां रखूं तीसरे चार्ज, मतलब इसकी स्थिति बताओ, इसकी स्थिति कहां रखने का मतलब इसकी स्थिति बतानी आप लोगों को। इसका परिमाण बताओ, कितना परिमाण होगा इसका, और इसकी प्रकृति बताओ, प्लस में होगा कि माइनस में। ये 3 आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। कि 2 चार्ज प्लस 4e और प्लस का e, इसमें से बेटा एक को मैं माइनस कर देता हूं, ये लो, एक को माइनस में, और तो सीधे तो आप कर सकते हो। तो ये 2 चार्जों का एक समूह है, बीच की डिस्टेंस इतनी है। तीसरे चार्ज का स्थिति बताओ, परिमाण बताओ, प्रकृति बताओ, कि पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो, संतुलन में। तो सबसे पहले स्थिति ढूंढोगे, स्थिति ढूंढने के लिए इसके ऊपर साम्य अवस्था की पोजीशन लगाना, ठीक है। और फिर इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से किसी एक के ऊपर साम्य अवस्था की पोजीशन लगानी आप लोगों को, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन करोगे। अगला एक और करना आप लोग, इसको तो उतार लो, इसको आप करना, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देना। एक ये करोगे आप लोग, प्लस का 16 क्यों और प्लस का 4q। तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेना आप लोग 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा चार्ज का परिमाण, स्थिति और प्रकृति बतानी। आंसर में देना आप लोग जरूर इसका, इसको भी उतार लो।
चलो अब इसी साम्य अवस्था से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल जो भी है वो एक और दे रखा है आपकी बुक के अंदर, वो देखना क्या है, सिंपल सा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो धातु के गोले हैं, दोनों चार्ज समान रखते हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों चार्जों को, दोनों धातु के गोले हैं उनको इस प्रकार से अपन ने लटका रखा है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना, ये कोई दृढ़ आधार है, यहां आपने धागे से, दो धागे लिए, कुछ अलग धागे हैं, इनसे दो धातु के गोले आपने लटका दिए, दोनों का द्रव्यमान सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, जो धागे अपन ने लिए उन धागों की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दे रखा है वो इधर लिख लेते अपन लोग, क्या क्या दे रखा अपन लोगों को, तो अपने को दिया है एक तो धागे की लंबाई L बराबर 40 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदल लो तो 40 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। दोनों का द्रव्यमान सेम है, पहले का दूसरे का, मान लिया वो m है, दोनों का आवेश सेम है तो दोनों का आवेश भी q मान लिया मैंने, q, इसका भी आवेश q है, इसका भी आवेश q है, तो यहां इसी में लिख देते छोटे से, आवेश q और द्रव्यमान m, आवेश q और द्रव्यमान m, दोनों का सेम है। ओके, और ऐसे कह रहा है कि दोनों गोले साम्य अवस्था में है, मतलब दोनों गोलों पर बल लग रहे, अभी नहीं पता बल कितने लग रहे, कौन कौन से बल लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं। दोनों गोलों पर बल लग रहे हैं और फिर भी उन सभी बलों का टोटल योग 0 है, जिससे दोनों के दोनों गोले साम्य अवस्था में है, मतलब ये हिल डुल नहीं रहे, जहां है वहीं है, ये किसी प्रकार का मोशन गति नहीं कर रहे यहाँ पे। उस कंडीशन में इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, उस कंडीशन में वो है 4 सेंटीमीटर। जब ये साम्य अवस्था में, तो वो डिस्टेंस d बराबर है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ओके, बताओ इन दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा कितना, दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा पूछी जा रही है आप लोगों से। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुनना, आप लोग क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है कि दो धातु के गोले हैं और दोनों धातु के गोलों पर, दोनों धातु के गोलों का द्रव्यमान भी सेम है और दोनों धातु के गोलों पर आवेश भी सेम है। ठीक है, और दोनों धातु के गोलों को दो कुचालक धागों से बांधा गया है, उन कुचालक धागों की लंबाई है 40 सेंटीमीटर और दोनों धातु के आवेशित गोले साम्य अवस्था की पोजीशन में है, उस कंडीशन में उनके बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। बताओ दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश का मान पूछा जा रहा है। तो साम्य अवस्था में दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, जिसको भी मीटर में बदलना आपको 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2। ओके, आप अब यहां देखो कितने बल लग रहे हैं, साम्य अवस्था में है और कितने बल लग रहे हैं, ये चीज आपको जानना है। तो आप लोग है ना, एक तो धागे से कुछ बांध रखा है आपने द्रव्यमान, तो सिंपल सा बात है, धागे में तनाव है। ठीक है, तनाव हुआ है, किसी भी धागे पर आप कुछ लटकाओगे, बांध के कुछ भी वजन द्रव्यमान लटकाओगे, उस वो तन जाएगा। ठीक है, उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तो इसमें तनाव बल जो ऊपर की ओर लग रहा है, 11वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसी प्रकार इस पे भी, ठीक है, और साथ में द्रव्यमान है तो इनका भार बल नीचे, इसी प्रकार इस पे भी भार बल नीचे लगेगा। ठीक है, साथ में दोनों आवेश है, दोनों आवेश सेम नेचर के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये वाला आवेश इस आवेश को इधर रखा मार रहा, प्रतिकर्षित कर रहा, और उस प्रतिकर्षण बल का मान होगा K Q1 Q2, तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q का स्क्वायर, और बीच की दूरी है d, इस दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी d का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो बाद में रख लेंगे इसका मान। तो हर गोले पर 3 बल लग रहे हैं, तनाव बल, भार बल और विद्युत बल।
और ये संतुलन की अवस्था में, क्या कौन सी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में, मतलब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अच्छा माना ये जो संधि भाजन मैंने किया है ये थीटा है और ये इधर भी थीटा है, ये दोनों सेम होंगे, लेंथ बराबर 40-40 और ये संधि भाजन अपन कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर आधा आधा 2-2 सेंटीमीटर हो गया, कोण भी एंगल भी समान है। मैं इस तनाव बल के 2 टुकड़े कर रहा हूं, आवेश पूछा जा रहा है आप लोगों से, तनाव बल के 2 टुकड़े, 2 घटक निकाल रहे हैं अपन लोग तनाव बल। एक तो तनाव बल का ये थीटा, तो ये थीटा एकांतर कोण ऐसे थीटा, ये थीटा, तो थीटा वाली साइड में इसका घटक आ गया कोस में और बिना थीटा वाली साइड में इसका घटक आ गया साइन में। यदि ये साम्य अवस्था में है प्रत्येक गोला, जो कंडीशन इस पे है वो कंडीशन उस पे भी होगी। यदि ये गोला साम्य अवस्था में है तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा। अब यहाँ इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? वैसे मेन तो 3 है, लेकिन एक फोर्स से 2 टुकड़े कर दिए तो वैसे फोर्स कितने हो गए? 4 हो गए। किस फोर्स के मैंने 2 टुकड़े किए? तनाव बल के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। एक तो तनाव बल का टुकड़ा है टी कोस थीटा जो बैलेंस कर रहा है किसको? भार बल को, और एक तनाव बल का टुकड़ा है टी साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है किसको? विद्युत बल को बैलेंस कर रहा है, जिससे इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 वो कितना हो गया? 0। तो साम्य अवस्था की पोजीशन में, साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा? टी साइन थीटा एफ ई को नेग्लेक्ट कर देगा, एफ ई को, ओके, टी कोस थीटा एम जी को नेग्लेक्ट कर देगा। समीकरण 1 और 2 जब भाग देते हैं समीकरण 1 में 2 का तो देखना क्या आता है? टी से टी कट जाएगा, साइन बटा कोस हो जाएगा टेन थीटा और एफ ई अपॉन एम। ओके, लेकिन यहां एक चीज देखो आप लोग, यहां थीटा बहुत छोटा है क्योंकि 2 थीटा ही बहुत छोटा है, तो थीटा तो बहुत छोटा हो गई। अब मैं कैसे बोल रहा हूं कि थीटा बहुत छोटा है और 2 थीटा, वो 2 थीटा छोटा है, थीटा और भी छोटा है, वो इस आधार पे बोल रहा हूं क्योंकि डोरियों की लंबाई तो बोली गई है 40 सेंटीमीटर और दोनों के बीच की ये दूरी बोली गई है 4 सेंटीमीटर। यदि रियल में ये लंबाई लेके आप लोग कोण बनाते हो तो बहुत छोटा मिलता है। थोड़ा सा उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, इधर देखना आप लोग, 40 सेंटीमीटर लेंथ जितनी आप जो 2 रेखाएं खींचो, पहले 4 सेंटीमीटर ले लो तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और अब यहां से आप लोग एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये तो ऐसे मान लो और भी थोड़ा बड़ा बना दिया लेकिन वैसे छोटा होगा। ये 2 थीटा है, इसका भी आधा करो, ये थीटा छोटा है बहुत। यदि कोण बहुत छोटा हो तो मैथ्स और फिजिक्स में पर में काम में लेते हैं। यदि आपका कोण एंगल बहुत छोटा हो तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इस कंडीशन में लगभग उनके मान बराबर लिए जा सकते हैं। तो यदि थीटा बहुत छोटा है तो मैं यहां लिखूंगा, चूंकि ये 40 सेंटीमीटर ले रखी है, ये 4 सेंटीमीटर ही है, ये छोटी है, ये बड़ी रेखाएं हैं, तो बनने वाला कोण छोटा आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। यदि ये रेखा ज्यादा छोटी होती, जैसे 40 की जगह 10 कर देता और फिर 4 की जगह 10 कर देता और फिर कोण बनाता तो ज्यादा बनता कि नहीं बनता? लेकिन ये कम है इसलिए कोण का मान कम बन रहा है, यहाँ पे कोण छोटा बन रहा है। ओके, कोण छोटा है तो मैथ्स के एक पर में आप लोगों को काम में लेनी है क्या? चूंकि 40 सेंटीमीटर जो डोरी की लंबाई है वो बड़ी है, किससे? दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इससे बड़ी है, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बड़ी है। अतः मैं क्या कर सकता हूं? अतः थीटा अत्यल्प होगा, छोटा होगा। थीटा यदि छोटा होगा तो हमेशा याद रखना, ये कई बार काम में लेंगे अपन लोग 12th में भी इसको, क्या थीटा यदि छोटा है तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में लगभग क्या होते हैं? बराबर। तो मैं टेन थीटा को किसके बराबर मान सकता हूं? साइन थीटा के। और 11th में ये बातें मैंने आपको पहले बताई भी थी, यदि याद हो तो, ठीक है। मैं साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर मान सकता हूं यदि थीटा आपका छोटा है। तो अब मैं टेन थीटा की जगह, ये जो समीकरण 3 है इसमें टेन थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा? साइन थीटा रखूंगा और फिर इसको आगे सोल्व करूंगा। तो अब देखना इसको, तो टेन थीटा इसकी जगह रख दो साइन थीटा और बराबर एफ ई का मान रखो। एफ ई का मान क्या होगा? तो एफ ई का मान होगा के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो के Q1 Q2
तो Q1 Q2 है, Q और Q दोनों का आवेश बराबर है तो Q का स्क्वायर, और अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस है D तो इसका स्क्वायर, और साथ में mg भी नीचे आ रहा है तो mg और D का स्क्वायर। साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने होता है लंब, तो ये थीटा माना अपन लोगों ने ये, तो इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के अंदर लंब कौन हो गया, तो इस त्रिभुज के अंदर लंब हो गया आप लोगों का ये वाला, थीटा के सामने वाली ये भुजा। ये 4 है तो आधी कितनी हो गई 2, मतलब ये d है तो इसकी आधी हो गई d/2, तो लंब तो हो गया d/2 और कर्ण हो गया ये, डोरी की लंबाई 40 सेंटीमीटर l हो गया, तो कर्ण तो है l और लंब है d/2, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा की जगह रखा जाएगा, लंब तो हो गया d/2 और कर्ण हो गया बटे में l, बटे में नीचे आएगा तो l हो गया, और सामने हो गया kq² अपॉन mg और d का स्क्वायर। अब इसको अपन लोग बेटा सोल्व करते इससे आगे, तो इससे आगे सोल्व करना अपन लोगों को, तो यहां इसको मैं साफ कर लेता हूं, देखना। अपन लोगों से चार्ज का मान पूछा जा रहा है, चार्ज, तो इन सबको इधर ले लो, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे इधर लेने के बाद, तो Q² बराबर, इन सबको इधर ले रहा हूं मैं, तो Q² बराबर mg और d² d के पास जाके d का क्यूब बन जाएगा, तो mg और d का हो गया क्यूब, और k कहां जाएगा नीचे 2l के पास जाएगा, तो ये हो गया 2kl। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ आवेश ज्ञात करने का, बन गया कि नहीं बन गया, तो Q² बराबर mg d का क्यूब और 2kl। अब मैं क्यों अंडर रूट ले लूंगा और इनके मान रख के सोल्व कर लेंगे अपन लोग, तो देखना मैं मान रख के सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो Q बराबर अंडर रूट और m द्रव्यमान है 200 ग्राम। अच्छा यहाँ द्रव्यमान मैंने नहीं बताया आप लोगों को, इन दोनों गोलों का द्रव्यमान समान तो है ही, लेकिन साथ में इन दोनों गोलों का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम, तो 200 और ग्राम को किलोग्राम बढ़ाओ तो 10⁻³ से गुणा कर देते हैं, जाने तो इतना तो आप लोग, ठीक है। और g का मान पूरा रखो आप 10, d है कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब करना, 4 को पहले मीटर में, तो 4 को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर दिया, तो 4 गुणा 10⁻², और इसका क्यूब कर दो, ये दो क्यूब हो गया इसका, और अपॉन 2k, तो अपॉन 2k का मान होता है 9 गुणा 10⁹, और गुणा l डोरी की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर बना दो 10⁻²। अब इसको आप लोग सोल्व करोगे, तो देखना इसको सोल्व करते हैं अपन लोग, तो Q बराबर, पहले जो कटते हैं उनको काट लेते हैं यहाँ पे, तो घाते सोल्व करते हैं, या 4 का क्यूब लो, तो 4 का क्यूब हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया, 4 का क्यूब तो 64, और 10⁻² का क्यूब हो गया 10⁻6 माइनस का। अब सोल्व करो, 10⁻, कट गई, कितनी कट रही यहाँ पे, तो पहले अपन अंडर रूट में इनको ढंग से लिख लेते हैं जिससे थोड़ा कंफर्म हो जाए। एक तो 2 कट गया, 200 को काट रहा है 100 बार, एक यहाँ पे 10⁻6 को -2 काट रहा है 10⁻4 बार, एक ये 10⁻2 बन गई, और ये 10, तो 10⁻, हो गई 3 अंडर रूट में ऊपर, और 10⁻9 नीचे है, तो 10⁻, हो गई ये 6 हो गई, 10⁻6 हो गई, ठीक है। और इसके अलावा देखना ऊपर और अपने पास क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है 64, और एक बच रहा है 10⁻3, 10⁻4, तो 10⁻, हो गई -7, और नीचे बच गया अपने पास कितना 9, और गुणा 10⁻6 और गुणा 40, 40 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 10, और 10 इसको दे दिया तो 10⁻7 हो गया ये, और 10⁻7 को नीचे ले लो आप लोग, ठीक है, तो 10⁻7 नीचे आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो Q का मान आ गया अंडर रूट 64 गुणा, ऊपर तो कुछ भी नहीं रहा, अपॉन 9 गुणा 4 और गुणा 10⁻, हो गया 14। अब इन घातों को सोल्व कर लोगे आप लोग, तो क्या बचेगा आपके पास में, देखना Q बराबर 4 का भाग 64 में 16 बार,
16 का अंडर रूट हो गया 4, 9 का अंडर रूट हो गया 3, 10 की घात 14 का अंडर रूट हो गया 10 की घात 7। अब 4 में 3 का क्या दे देना, भाग। तो 4 में 3 का भाग आप लोग दे रहे हो, कितनी बार जा रहा है, 1 और 0.33 और 10 की घात 7 ऊपर चला जाएगा, -7 कूलम। तो प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा है Q बराबर 1.33 गुना 10 की घात -7 कूलम। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा था कि दो गोले हैं, दोनों गोलों का द्रव्यमान समान है 200 ग्राम, दोनों गोलों को 40 सेंटीमीटर लंबाई के कुचालक धागों से लटकाया गया है, दो धागों से, और दोनों गोलों पर आवेश समान है, जिससे दोनों गोले साम्य अवस्था में है और साम्य अवस्था की पोजीशन में उनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। बताओ दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा कितनी है। तो इसके लिए अपन लोगों ने ये डायग्राम बनाया और प्रत्येक गोले पे लगने वाले 3 बल ढूंढे, डोरी में तनाव बल वो भी गोले पे ही है, उसका भार बल, और किसी गोले पे लगने वाला विद्युत बल, क्योंकि दोनों के पास आवेश है। अब अपन ने तनाव बल के 2 टुकड़े कर दिए, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। टी कोस थीटा भार बल को बैलेंस कर रहा था और टी साइन थीटा इस विद्युत बल को बैलेंस कर रहा था। तो बराबर रख के और भाग दिया, टी साइन थीटा में टी कोस थीटा वाले पद का तो टेन थीटा बन गया, और चूंकि थीटा बहुत छोटा है अतः अपन लोगों ने क्या किया, टेन थीटा को साइन थीटा मान के कैलकुलेशन कर ली इस प्रकार से, और सारे मात्रक अपन लोगों ने ऐसा ही पद्धति में ली। तो ये था आवेशों की साम्य अवस्था से रिलेटेड टॉपिक और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेटा ये आवेशों की साम्य अवस्था से रिलेटेड टॉपिक हो चुका है, और कल अपना एक इस चैप्टर का अगला नया पॉइंट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जानेंगे क्या होता है, कल जानेंगे, कल की क्लास के अंदर। थैंक्स बच्चों।